अर्पित और दीपिका कश्मीर के एक अच्छे से होटल में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां होटल के बाहर कुछ जख्मी डरे घबराए लोग होटल की तरफ भागकर आते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से दरवाजा बंद करो उससे पहले कि वो आतंकवादी यहाँ भी आ जाए। मेरा बेटा बाहर ही है, मेरे बेटे को आने दो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आए थे। सभी डरे घायल लोग डर से होटल के अंदर छुपने की जगह देख रहे होते हैं। तभी वहां इंडियन आर्मी आती है जो पूरे होटल को अंदर और बाहर से सील कर देती है और जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में बिठाने लगती है। अम्मा, ये एम्बुलेंस की गाड़ी है, आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाएगी। अब आप खतरे से बाहर हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। अर्पित, ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आतंकवादी हमला, अब हमारा क्या होगा? पूरे कश्मीर में दहशत का माहौल बना हुआ था। आखिर मासूम लोग कैसे आतंकवादियों के चंगुल में आ गए, जानने के लिए चलते हैं कहानी में। दीपिका और निहारिका दोनों ही बचपन की दोस्त थी और उनकी शादी हाल फिलहाल में हुई थी। शादी के बाद वो दोनों ही पगफेरे की रस्म के लिए आई थीं, क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपने मायके आई थी। इसलिए वो दोनों दोस्त मिलकर आपस में बातें करते हैं। अब पता नहीं हम दोनों सहेलियां कब मिल पाएंगे। वैसे यहाँ से जाने के बाद मैं अपने पति के साथ कश्मीर जा रही हूँ हनीमून के लिए। तू कहाँ जा रही है? अभी कुछ प्लान नहीं किया, पर हम कश्मीर जैसी किसी अच्छी जगह ही जाएंगे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तुम कश्मीर जैसी किसी अच्छी जगह जा पाओगे। यू नो ना, कश्मीर कितना एक्सपेंसिव और सुंदर है और सभी मैरिड कपल का सपना होता है कश्मीर जाने का। खैर, तुम जहाँ भी जाओ एंजॉय करना। दीपिका की यह बात सुनकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। और जाने से पहले आज तू भी अपनी ससुराल जा रही है और मैंने भी सोचा क्यों ना जाने से पहले तुझसे मिल लूं और तुझे ये भी बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं और मेरे पति ने डिसाइड कर लिया है कि हम मनाली से आगे चंद्रताल लेक देखने जा रहे हैं, वो भी किसी जन्नत से कम नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कश्मीर की तो बात ही अलग है। हम तो कश्मीर में सोनमर्ग से लेकर पहलगाम तक घूमेंगे। चंद्रताल भी बुरा नहीं है, उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है। उसके रास्ते भी बड़े ही एडवेंचर हैं और वैसे भी मुझे बर्फ से ज्यादा एडवेंचर वाली जगह पसंद है। मैं तो खुश हूँ। इस तरह दोनों ही दोस्त ससुराल जाने से पहले मिलती हैं और अपने अपने हनीमून की बातें करती हैं। जहां एक तरफ गरीब निहारिका चंद्रताल लेक की तारीफ कर रही होती है, तो वहीं दीपिका भी कश्मीर की बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त अपने ससुराल जाती हैं। बहू, 3-4 दिन बाद तुम्हें कश्मीर के लिए निकलना है। वहाँ बहुत बर्फबारी हुई है और काफी ज्यादा ठंड है। ये वाले स्वेटर और जूते वहाँ काम नहीं आने वाले, इसलिए मेरी मानो तो तुम कुछ गर्म कोट और मोटे जूते ले लो। हाँ भाभी, चलिए आज शाम को हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। दीपिका के साथ उसके घर वाले भी काफी खुश थे, तो वहीं निहारिका भी जाने की तैयारी में लग जाती है। भाभी, मैंने सुना चंद्रताल लेक बहुत सुंदर है और वहाँ के रास्ते इतने हसीन है कि आपको वहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। आप रास्ते की भी फोटो जरूर लेना। वो सब तो ठीक है बहू, पर अपना और सूरज का ख्याल रखना। वहाँ के मौसम बदलते रहते हैं और हमारे घर से तुम पहले हो जो हनीमून के लिए जा रही हो। अच्छे से एंजॉय करना। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे कुछ सामान भी लेना था। हाँ तो भाभी, मैं हूँ ना आपके साथ, चलिए बाहर शॉपिंग करके आते हैं। इस तरह निहारिका भी शॉपिंग करने के लिए अपनी नंद के साथ मार्केट जाती है और एक बार फिर दोनों दोस्त की मार्केट में मुलाकात होती है और दोनों बात करने के लिए एक छोटे से कैफे में जाकर बैठ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुमने तो पूरी तैयारी कर ली हनीमून की। वैसे मैं तो फ्लाइट से जा रही हूँ कश्मीर और वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है ना, इसलिए ओवरकोट भी लिए है मैंने। वैसे तुमने क्या क्या लिया है? चंद्रताल में बर्फ तो नहीं गिरी, पर वहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता है, इसलिए मैंने भी कुछ मोटे कपड़े ले लिए हैं और जूते भी। और क्योंकि ना तो एयरपोर्ट है और ना ही ट्रेन, इसलिए हम अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं बुक करके। भाभी, घर के लिए लेट हो रहा है, आपको पैकिंग भी करनी है। हाँ भाभी, हमें भी लेट हो रहा है, चलिए चलते हैं। एक बार फिर दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह की तारीफ करके वहां से चल पड़ती हैं और 2 दिन बाद दोनों ही दोस्त अपने अपने सामान की पैकिंग करते हुए एक दूसरे को वीडियो कॉल करती हैं। ये देख निहारिका, कश्मीर घूमने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे 3 ट्रॉली बैग है मेरे पास। अब तो मैं सीधा 8 दिन बाद ही आऊंगी। अरे यार, मेरा तो रास्ता ही इतना एडवेंचर भरा है कि मैं सोच रही हूँ कि कम से कम सामान लूँ और मुझे फर्स्ट एड जैसे जरूरत के सामान चाहिए, इसलिए बस जरूरत की ही चीज रखी है। पर यार, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। मैंने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तो अभी तुझे बोलती हूँ कश्मीर के बदले तू कहीं और चली जा, अच्छी जगह। रहने दे, मैं समझ सकती हूँ मेरी कश्मीर जाने से तुझे जलन हो रही है, क्योंकि कश्मीर बहुत एक्सपेंसिव सुंदर जगह है और तू इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। निहारिका की बात सुनकर दीपिका उसका मजाक बना देती है। अब इस तरह दोनों दोस्त बात करके हनीमून के लिए कुछ ही देर में निकल जाती हैं और कुछ ही देर में निहारिका चंद्रताल के लिए अपनी खुद की गाड़ी में बैठती है और बाहर का नजारा देखते हुए जाती है। निहारिका, गाड़ी से उतरे, यहाँ से हमें थोड़ी देर चलकर जाना पड़ेगा।
हाँ हाँ सूरज, क्यों नहीं, पर उससे पहले इस रास्ते की फोटो तो ले लूं। देखो ना, यहाँ कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहाँ का मौसम भी कितना अच्छा है। ये टूटी रोड और झरने, पानी, सब कुछ कितना सुंदर है। जब रास्ता इतना हसीन है तो चंद्रताल लेक कितना सुंदर होगा। निहारिका के कहने पर सूरज उसके साथ रास्ते पर खड़े होकर कुछ फोटोज लेता है। जहां एक तरफ निहारिका और सूरज चंद्रताल लेक पहुंचने वाले थे तो वहीं दीपिका और अर्पित कश्मीर में अपने होटल पहुंचते हैं और होटल से सीधा सोनमर्ग के लिए निकलते हैं। कितना सुंदर है सोनमर्ग, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर निकला। ऐसे ही कश्मीर को जन्नत थोड़ी ना कहा जाता है। चलो स्केटिंग करते हैं। कश्मीर में आकर दीपिका और अर्पित काफी खुश होते हैं और वो दोनों स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग के बाद वो लोग गुलमर्ग के लिए निकल जाते हैं, जहां वो लोग रोप वे में बैठते हैं और कश्मीर की हसीन वादियों को एंजॉय करते हैं। दीपक, हम कितनी ऊंचाई पर हैं, देखो यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, कश्मीर आने का फैसला बिल्कुल सही था हमारा। जहां दीपिका एक तरफ अर्पित के साथ कश्मीर के मजे ले रही होती है तो वहीं कुछ ही देर में निहारिका भी सूरज के साथ चंद्रताल लेक पहुंचती है और सुबह 5 बजे चंद्रताल के नजारे को देखती है। अब भी आसमान में सितारे चमक रहे थे और सामने लेक देख निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कितनी ठंड लग रही है, पर यह नजारा भी कितना अच्छा है। ये नजारा फिर देखने को मिले ना मिले, चलो एक सेल्फी लेते हैं। निहारिका सूरज के साथ सेल्फी लेकर उसी वक्त इंस्टाग्राम पर चंद्रताल लेक की कुछ फोटो अपलोड कर देती है और अगले दिन घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं अब भी दीपिका अर्पित के साथ कश्मीर होती है और आज वो पहलगाम जाती है और एक रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ लंच कर रही होती है। तभी कुछ देर बाद जख्मी लोग भागते हुए होटल के अंदर आते हैं। अब कुछ ही देर में उनके सामने एक न्यूज चलती है और उन्हें पता चलता है कि पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने हमला किया है। ये सब देख दीपिका काफी ज्यादा डर जाती है। आप सब घबराइए मत, आप सब अब हमारी निगरानी में हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हम सबको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालेंगे। अर्पित, ये हम कहाँ आकर फंस गए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कितने सारे लोग मारे गए, अगर हमें भी कुछ हो गया तो। डरी सहमी दीपिका बाकी लोगों के साथ इस होटल में छुपी होती है तो वहीं घर जाकर निहारिका खुद से कहती है, क्या बात है, एक दिन से ज्यादा हो गए अब तक दीपिका ने मेरी पोस्ट लाइक नहीं करी। हो ना हो जरूर मेरी पोस्ट देखकर जल भुन गई होगी। उसकी कश्मीर से अच्छी जगह तो निकली चंद्रताल लेक। भाभी ये देखो न्यूज, आपकी दोस्त भी तो कश्मीर गई थी। न्यूज में दिखाया जा रहा है पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और काफी लोगों को उनके नाम और आइडेंटिटी कार्ड देखकर मार दिया गया है। निहारिका न्यूज देख डर जाती है और तुरंत अपनी दोस्त को फोन करती है। दीपिका, तू और तेरा पति ठीक तो है? अभी अभी मैंने न्यूज देखा। तू सही कहती थी निहारिका, कश्मीर देखने और सुनने में सुंदर है। यहाँ आना मतलब अपनी जान हथेली में लाना। मैं और अर्पित बिल्कुल ठीक है, बस भगवान से यही दुआ करें कि जल्द से जल्द हम अपने घर आ सके। यहाँ के हालात बहुत खराब है। अपनी दोस्त से बात कर आर्मी की मदद से दीपिका अपने पति के साथ घर आती है, पर अपनी आंखों के सामने आतंकवादियों का आतंक देख दीपिका काफी ज्यादा डर जाती है और फिर कभी कश्मीर न जाने का फैसला करती है। हाल फिलहाल में जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ वो किसी दहशत से कम नहीं। क्या इस दहशत भरे माहौल में फिर कभी कोई टूरिस्ट जा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अरे बहू देख, बाहर कोई मांगने वाले आए हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो आपके नए समधी और समधन है। ये भूखे नंगे फिर आ गए, अब क्या चाहिए ने? उस दिन घर से जलील करके निकाला था, वो काफी नहीं था क्या? अरे आने दो, अपनी बेटी से मिलने आए होंगे, आप तो भूल जाओ पिछली बातों को। शोभना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी गरीब बहू के मायके वालों को घर में आने से रोकते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। समधन जी, भले ही आप हमें घर में मत आने दीजिए, लेकिन एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दीजिए। अगर गलती से चंदा ने एक कदम भी घर से बाहर रखा तो इसे आप अपने साथ ही ले जाइएगा और आइंदा दोबारा किसी भी बहाने से मेरे दरवाजे पर आने की कोशिश भी की तो यहाँ से चलकर नहीं जाएंगे आप दोनों। पास खड़ी चंदा अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गरीब घर से आई इस लड़की पर उसके ससुराल वाली इतना अत्याचार क्यों कर रही थी? भला चंदा के ससुराल में उसके मायके वालों का आना क्यों मना था? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शोभना के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की काफी अच्छे घर में शादी हुई थी, जहां दहेज में उसे गाड़ी, पैसा, सामान सब कुछ मिला था। लेकिन शोभना के छोटे बेटे ने एक गरीब घर की लड़की से कुछ ही दिन पहले ब्याह रचाया था। अब तक तू इस लड़की को इसके घर छोड़कर नहीं आया। तुझे पता है ना ये कैसे घर से आई है जहाँ इसके माता पिता एक वक्त के खाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। अरे भाग्यवान, क्या हो गया अगर हमारे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली?
मुझे प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत है तो इस गरीब घर की बेटी से, जो हमारे घर की बहू तो क्या नौकरानी बनने लायक नहीं थी। माँ ने तेरे लिए न जाने कितने अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन तुझे तो अपने परिवार की नाक कटवानी थी। देवर जी, आपने तो नाते रिश्तेदारों के सामने हमारी हैसियत ही गिरा दी है। मैंने चंदा से प्यार किया और इस प्यार को निभा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन चंदा को उसके कमरे में ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और इधर चंदा के माता पिता एक रोज चंदा से मिलने आते हैं। अरे समधन जी, आइए आइए, अंदर आइए। अरे मोहन बेटा, देख तो जरा कौन आया है। अरे नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी, आइए आइए। तभी वहां चंदा भी आ जाती है और अपनी माँ को देख आंखों में आंसू लिए गले लगा लेती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे देखे काफी समय हो गया था, तू तो आई नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं तुझसे मिलने। तू ठीक तो है ना बेटा? अरे इन भूखे नंगे लोगों को अंदर आने किसने दिया? ये बड़ी सी हवेली मैंने इन लोगों के लिए तो नहीं बनवाई है। वैसे मैंने आप लोगों को कहीं देखा है? अरे माँ, हमारा ये घर इन लोगों ने ही तो बनाया है, मजदूर हैं ये लोग। अब तक तो हमें पता ही था कि मोहन ने गरीब घर की लड़की से शादी की है, और अब पता चल रहा है घर को बनाने वाले मजदूर की बेटी उठा लाया है। वैसे अमीर लोगों को फंसाने का अच्छा तरीका सिखाया था आपने अपनी बेटी को। खैर कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो अब हमारे वश में कहाँ। ऐसा मत कहिए, इस प्रेम विवाह के खिलाफ हम भी नहीं जा सके। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खैर छोड़िए, आपने अपनी बेटी से मिल लिया हो तो घर से निकलने का रास्ता सामने है। आइंदा से इस घर में कदम रखने से पहले अपनी हैसियत जरूर देख लेना। ये आप क्या कह रही है माँ? वो मेरे सास ससुर हैं। और मैं तेरी माँ, समझा तू? अभी के अभी इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम और दिवाकर इतना जलील होने के बाद सिर झुकाकर अपनी बेटी के ससुराल से निकल जाते हैं, लेकिन चंदा को अपने माता पिता को इस तरह जलील होता हुआ देख काफी दुख होता है। अच्छी खातिरदारी की है माँ जी आपने अपने नए समधी और समधन की। हाँ हाँ, काहे के समधन समधी। अरे माँ जी, आपके समधी और समधन से याद आया, कल मेरे मम्मी पापा घर आ रहे हैं। अरे बहू, तो तूने बताया क्यों नहीं? बहुत काम है, समधी और समधन के लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। अब अगले ही दिन मधु के माता पिता आते हैं, जिनके आने की खुशी में घर में तरह तरह की मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं, पकवान और खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं और उनके रहने के लिए गेस्ट रूम सजाया जाता है। अरे समधन जी, आप तो हमारे आने पर इतनी खातिरदारी करती हैं जैसे हम आपके बेटे को देखने आए हों। अरे अब तो ये हमारा दामाद बन चुका है। और हमारी बेटी का भी भाग्य कितना अच्छा है जो इस घर में उसकी शादी हुई है। जहां एक तरफ मोहन के सास ससुर के घर में आने पर पाबंदी थी, वहीं शंकर के सास ससुर की खातिरदारी ऐसे की जाती जैसे वो घर में पहली बार आए हो। ये सब चंदा और मोहन को बहुत दुखता है। देख रही हो ना चंदा, तुम किस तरह से भैया के सास ससुर की खातिरदारी की जा रही है। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी का गुस्सा भी जायज है। हमने उनके खिलाफ जाकर शादी भी तो की है। चंदा अब किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा के ससुराल में चंदा के मायके वालों का आना तो मना ही था, लेकिन चंदा भी अपने मायके नहीं जा सकती थी। समय बीतता है और चंदा गर्भवती होती है। अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखेगी तो। माँ, मैं ये कह रहा था कि आप चंदा के माता पिता को यहाँ आने नहीं देंगी, तो क्या इस हालत में चंदा अपने मायके जा सकती है? अरे तो तू क्या चाहता है? उन भूखे नंगे लोगों के पास खुद के खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, वो इस आने वाले बच्चे को कुछ अच्छा खिलाएंगे? माँ, आप अगर चंदा को उसके मायके नहीं जाने देना चाहती तो कम से कम अच्छा तो बोल ही सकती हो ना। यह बातचीत चल ही रही होती है कि तभी नीलम और दिवाकर का आना होता है। वो अपने साथ बेटी की गोद भराई के लिए सामान लेकर आते हैं। बहू, बाहर जाकर देख जरा, कोई आवाज लगा रहा है, लगता है कोई मांगने वाला आया होगा। कोई मांगने वाला नहीं है माँ जी, आपके नए समधी और समधन जी दोबारा आए हैं। शोभना इतना सुनते ही आग बबूला हो जाती है और चंदा के माता पिता को जलील करने लगती है। इतना जलील होने के बाद फिर से इस घर में आने की हिम्मत तो देखो। और बहू, तू अपने भिखारी माँ बाप से कह दे दोबारा यहाँ ना आए। हम तो बस अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म के लिए आए थे। अरे गोद भराई तो हम बड़ी धूमधाम से कर देंगे, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ ये 2 कौड़ी का सामान हमें स्वीकार नहीं। माँ जी, वो चले जाएंगे, आप उनके लिए ऐसा तो मत कहिए। चंदा को इस बात भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिनकर और शोभना अपना नया घर देखने जाते हैं, जिस पर काम चल रहा था। अजी सुनिए, ये घर तो हमारी समधन जी का है। देखिए, गाड़ी में से वही बाहर निकल रही है ना। अरे हाँ, देखो, यहाँ बिना बात तमाशा हो, तुम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो।
मैं भी अपने मुंह को ढक लेता हूँ, वरना ये काम भी जाएगा और हमें जलालत भी सहनी पड़ेगी। दिनकर शोभना को छोड़कर किसी काम से चला जाता है। इधर शोभना अपने बनते हुए घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन तभी शोभना कच्ची सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करती है और वो कई सीढ़ियों से नीचे सीधे गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे जल्दी आइए, समधन जी गिर गई हैं और उनके सर से खून बह रहा है, उन्हें होश भी नहीं है। अब दिवाकर जल्दी से पास से ऑटो लाता है और शोभना को अस्पताल लेकर जाता है, जहां कई घंटे के बाद शोभना को होश आता है। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप जो घर देखने गई थी वहीं आप बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद आपको आपके समधी और समधन ने यहाँ भर्ती करवाया, वरना आपकी जान जा सकती थी। क्या? मेरे समधी और समधन? शंकर, कहाँ है तेरे सास ससुर? बुला उन्हें। शोभना बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे के सास ससुर को बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचते हैं मोहन के सास ससुर, जिसे देखकर शोभना हैरान हो जाती है। ये वाले समधी समधन ने आपकी जान बचाई है, जो वहां काम कर रहे थे, मजदूरी का काम। शोभना जब इतना सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे एहसास होता है कि कल तक जिसे वो भूखा, नंगा, भिखारी, गरीब, न जाने क्या क्या कहती थी, आज उन्हीं मजदूर, गरीब, समधी और समधन ने उसकी जान बचाई, वरना शोभना आज जिंदा नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा है, उसका ही नतीजा है ये। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हमें तो भगवान ने ही गरीब बनाया। शोभना को अपनी गलती का एहसास था और उस दिन के बाद जब भी चंदा के गरीब माता पिता चंदा के ससुराल आते तो उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी की जाने लगी थी।